शामली गांव बहुत छोटा सा था, सूरजमुखी के खेतों के बीच बसा हुआ। जिंदगी धीमी गति से चलती थी, जैसे धरती की अपनी ही रफ्तार हो। यहाँ सब एक दूसरे को जानते थे। उनकी जिंदगी एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई थी जैसे हाथ से बुने हुए साड़ी के धागे। बस एक सेठ गोविंद ही थे जो सबसे अलग थलग रहते थे। उनकी दौलत ही गांव वालों और उनके बीच दीवार थी। उनका घर सबसे बड़ा था, पक्के का बना हुआ, जो बाकी ईंटों वाले छोटे छोटे घरों को और भी छोटा दिखाता था। सेठ गोविंद अपनी दौलत के पीछे पागल थे। उनका दिल और ज्यादा पाने की चाहत में पत्थर का हो गया था। गांव वाले अक्सर उनकी दौलत के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। अफवाहें आग की तरह फैलती थी संकरी, धूल भरी गलियों में। कुछ लोग एक छुपे हुए खजाने के बारे में फुसफुसाते, एक ऐसा राज जिसे सेठ गोविंद बड़ी ही गुप्त तरीके से छुपाते थे। दूसरे लोग उनके संदिग्ध व्यापारिक सौदों के बारे में बात करते, ईमानदार किसानों के पसीने की कमाई से कैसे वो मुनाफा कमाते थे। सच्चाई जो भी हो, सेठ गोविंद एक रहस्य बने रहे। उनका असली रूप उतना ही रहस्यमय था जितना कि उनकी दौलत का स्रोत। हफ्ते का बाजार शामली का दिल होता था। किसान अपनी फसल, कारीगर अपनी कलाकृतियां और औरतें अपनी गपशप लेकर आते थे। यहीं मोल भाव और हंसी के शोर के बीच सेठ गोविंद के बारे में अफवाहें जोर पकड़ती थीं। गर्मी के एक दिन एक नई कहानी फैलने लगी। इसकी शुरुआत हुई मानसिंह से, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने पिछली रात सेठ गोविंद के घर से एक अजीब रोशनी निकलते देखी थी। उन्होंने कसम खाई कि वो रोशनी ऐसी थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, टिमटिमाती और हिलती हुई जैसे कोई जीवित चीज हो। उनकी बात बाजार में आग की तरह फैल गई, हर बातचीत में शामिल हो गई। जल्द ही हर किसी के पास एक न एक थ्योरी थी। कुछ ने इसे एक बूढ़े आदमी की बकवास कहकर खारिज कर दिया, गर्मी से उसका दिमाग खराब हो गया होगा। हालांकि दूसरों ने इसे अपने संदेह की पुष्टि के रूप में देखा। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा कि वो रोशनी सेठ गोविंद के काले राज का संकेत थी, उनकी बेईमानी से कमाई गई दौलत का प्रकटीकरण। हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था, डर और उत्सुकता का मिश्रण। अगले ही दिन एक अजनबी शामली आया। वो लंबा और दुबला पतला था। उसकी नीली आंखें ऐसी थीं जैसे वो आपको अंदर तक देख सकती हों। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसका व्यक्तित्व बता रहा था कि उसने अपने जीवन में हमारे छोटे से गांव से भी बहुत कुछ देखा है। उसने अपना नाम आकाश बताया और कहा कि वो एक यात्री है, सच्चाई की तलाश में है। उसने गांव के गेस्ट हाउस में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जो दयालु विधवा लक्ष्मी चलाती थी। आकाश ने गांव के जीवन में घुलने मिलने में जरा भी देर नहीं की। उसने खेतों में किसानों की मदद की, बड़ों की कहानियां ध्यान से सुनी और यहाँ तक कि बच्चों को दूर देशों की अपनी कहानियों से मंत्रमुग्ध कर दिया। वो सचमुच उनके जीवन में दिलचस्पी लेता था। उसकी जिज्ञासा सच्ची और निहत्थी थी। फिर भी उसके बारे में कुछ था, रहस्य की एक आभा जिसने गांव वालों को उससे दूर ही रखा। सेठ गोविंद के घर की अजीब घटनाओं के साथ उसका आना संयोग से ज्यादा नियति लग रहा था। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा और गांव में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं, आकाश ने सेठ गोविंद से संपर्क किया। गांव वाले दूर से देख रहे थे। उनके दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से तेजी से धड़क रहे थे। उन्होंने पहले कभी किसी को एकांत प्रिय सेठ गोविंद के पास जाने की हिम्मत करते नहीं देखा था, वो भी एक अजनबी को। आकाश ढलती रोशनी में सेठ गोविंद की हवेली के विशाल द्वार के सामने खड़ा था। उसने स्पष्ट, दृढ़ आवाज में बात की। शांत शाम की हवा में उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने सेठ गोविंद के सामने एक प्रस्ताव रखा। वो अजीब रोशनी के रहस्य को सुलझा देगा, एक कीमत पर। गांव वाले हैरान रह गए। ये क्या गुस्ताखी है? ये अजनबी कौन था जो ये मानता था कि वो उन रहस्यों को उजागर कर सकता है जो उनके गांव को सता रहे हैं? हालांकि सेठ गोविंद ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने एक पल के लिए संकोच किया। उनकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं और आखिरकार उन्होंने मंजूरी में सिर हिला दिया। फाटक खुल गए और आकाश अंदर गायब हो गया, गांव वालों को इस अप्रत्याशित मोड़ पर सोचने के लिए छोड़कर।